नमस्कार दोस्तों, राधे-राधे, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त एमआर सीवी प्रजापति और आज इस वेटरनरी पब्लिक हेल्थ के एक बेहतरीन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि क्वेश्चन आ सकता है कि बीमारियों का वर्गीकरण करें। अब बीमारियाँ का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं सर? तो बीमारियाँ भी कई प्रकार से हो सकती हैं, है ना? जैसे फैलाव के आधार पर हो गया, संक्रामकता के आधार पर हो गया, उत्पत्ति के आधार पर हो गया, तो आपको बीमारियों को क्या करना होगा? वर्गीकृत करना होगा। ठीक है? इसके बाद आपको लग रहा होगा सर लगता है कि हमारा कोर्स जो है जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बट मैं आपको बता दूँ कि आप चाहे कुछ भी करना पड़े, है ना? चाहे मैराथन क्लास लेना पड़े मैं लूँगा, चाहे 4 घंटे की क्लास हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? आपका मैंने बोला था कोर्स कंप्लीट कराने का और मैं कराऊँगा। चाहे 1 ही 2 सब्जेक्ट हो, देखते हैं कितने सब्जेक्ट हो पाता है उसकी दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन नहीं लेना, मैं हूँ, है ना? मैं हूँ और मैं प्रयास करूँगा कराने का। तो जितना भी हो सकता है अपन करते हैं और आप लोग मैराथन क्लास के लिए अब तैयार रहिए। 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के लिए आपको क्या करना है, रेडी रहना है ना? आपके पास ये एक्सक्यूज़ ना हो कि नहीं भैया अपन अपन नहीं कर सकते इतना मेहनत, है ना? 1 घंटे, 2 घंटे लगातार नहीं बैठ सकते, तो मैं अपना वाला पूरा 100% दूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, जैसा आपको करना हो, जैसा आपको अच्छा लगे, है ना? मैंने जो बोला था वो कंप्लीट कराऊँगा। मेरी एक ही आदत है ना कि यदि मैंने जो कुछ बोला है तो उसे कंप्लीट तो कराऊँगा ही। चलिए बात करते हैं बीमारियों का वर्गीकरण। तो बीमारियों का वर्गीकरण, है ना? टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट पढ़ाई करते हैं, है ना? तो बात करते हैं इसका प्रसार उत्पत्ति के आधार पर या प्रसार के आधार पर आगे हम देख लेते हैं कि कोई कोई भी बीमारी प्रसारण के आधार पर कैसे होती है ना? प्रसारण के आधार पर। प्रसार का मतलब क्या होता है सर? कि आखिर क्षेत्र वाइज़ क्षेत्र किस प्रकार से फैल रही है बीमारी, है ना? क्षेत्र वाइज़ क्षेत्र आखिर किस प्रकार से फैल रही है। तो देखते हैं कि आखिर ये जो बीमारी है एंडेमिक रूप से फैल सकती है, पैंडेमिक रूप से फैल सकती है ना? एंडेमिक हो गया, पैंडेमिक हो गया, स्पोरेडिक हो गया, इस प्रकार से। तो सर ये एंडेमिक, पैंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोरेडिक क्या होता है यार? टेंशन में आ गया मैं तो। तो देखो भैया, फर्स्ट तो आप खुश हो जाइए, बहुत नॉर्मल सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल और आपको अभी याद होगा अभी। आप भरोसा करें अभी याद होगा। देखिए एक अभी देखिए इसमें 3 प्रकार मेंशन किए गए हैं, एक और है एंडेमिक जिसे क्या कहते हैं एंडेमिक। लिखिए जल्दी से एंडेमिक। तो एंडेमिक में ईएन जो है ना एन जो है एन उसमें गोला लगाएँ और उसे बोलेंगे एंडेमिक यानी कि एन्ज़ोटिक। एंडेमिक को हम क्या कह देते हैं एन्ज़ोटिक डिसीज़। अब एन का मतलब मान लीजिए कि एक छोटा क्षेत्र, कैसा मानेंगे एक छोटा क्षेत्र। एन का मतलब मानिए एक छोटा क्षेत्र और एपी का मानिए बड़ा क्षेत्र, स्पोर का मानिए स्पोरेडिक जिसे बोलते हैं ना स्पोरेडिक स्पोर का मानिए कि ये एक झुंड में 1 या 2 पशुओं का बीमार होना। एक ही झुंड में 1 से 2 पशु बीमार होना या छितरे-बितरे वाली, या छितरा-बितरा नहीं बोलते कि अरे छितरे-बितरे रूप में क्या है कि कहीं रोग देखा गया, है ना? और 40-50 पशुओं का झुंड था और उसमें 1-2 ही पशु ऐसे मिले जो इस बीमारी से क्या है ग्रसित हैं। फिर एक आता है पैंडेमिक। तो पैन को अंडरलाइन करें और वहाँ लिखें कि भैया पैन का मतलब होता है विश्व, यानी कि मैं याद कराने के लिए बोल रहा हूँ पैन विश्व भौगोलिक या एक देश से दूसरे देश, तो आपको याद रखना है। तो एपी का मतलब मैंने बताया एक बड़ा क्षेत्र, एन का मतलब बताया एक छोटा क्षेत्र, ऐसा कि एक छोटा क्षेत्र में लंबे समय तक ज़्यादा संख्या में प्रभावित होने वाले पशुओं की, है ना? पशुओं की संख्या या जानवरों को प्रभावित करने वाला संक्रामक रोग, है ना? एक छोटे क्षेत्र में लंबे समय तक जानवरों को प्रभावित करने वाला संक्रामक रोग, जैसे कि होता है एंथ्रेक्स होता है, ब्लैक क्वार्टर होता है, आपको लिख लेना है कि ब्लैक क्वार्टर हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, यह एंडेमिक डिसीज़ के देखा जाए तो क्या है एग्ज़ाम्पल हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, याद रखना है। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब क्या बताया था? एक बड़ा क्षेत्र, यानी कि परिभाषा क्या बनेगी कि एक बड़ा क्षेत्र में ज़्यादा संख्या में जानवरों को प्रभावित करने वाली बीमारी, यानी कि एक बड़े क्षेत्र में ज़्यादा संख्या में प्रभावित करने वाली बीमारी। उदाहरण की बात करें तो एफएमडी हो गया, रिंडरपिस्ट हो गया। क्या हो गया? एफएमडी और रिंडरपिस्ट। और आप इस क्लास को इम्पोर्टेंस समझिएगा इस क्लास का, यहाँ से आप में क्या बन सकता है भैया देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, तो फिर ये मत कहिएगा कि हमने अच्छे से पढ़ाया नहीं था। आपको क्या करना है, याद करना है ना? स्पोरेडिक डिसीज़ क्या होता है? स्पोरेडिक का मैंने बताया था। एपिडेमिक बता दिया। अब स्पोरेडिक क्या होता है? छितरी
हुई अवस्था में पाई जाने वाली बीमारी, एक झुंड में छितरी हुई अवस्था में पाई जाने वाली बीमारी, है ना? जिसमें 1 से 2 जानवर ही क्या होते हैं, उसमें बीमार देखे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि छितरी हुई अवस्था में पाई जाने वाली या झुंड में पाए जाने वाले 1 या 2 जानवरों में होने वाली एक क्या होती है, बीमारी होती है। जैसे कि बात करते हैं टिटेनस हो गया, है ना? वहीं पैंडेमिक जो होता है जिसे हम पैनजूटिक कहते हैं, क्या कह देते हैं? पैनजूटिक भी कह देते हैं। ठीक है, तो पैन का मतलब मैंने बताया कि पैन का मतलब होता है अपना विश्व लेवल पे या भौगोलिक लेवल पे या फिर एक देश से दूसरे देश क्या होना बीमारी, है ना? एक साथ पूरे विश्व में फैलना बीमारी, तो ये पैंडेमिक हो गया और पैंडेमिक अभी आप कोविड-19 से आप देखा जाए तो निपट ही रहे हैं, है ना? कि व्यापक भौगोलिक क्षेत्र या एक से अधिक देशों या महाद्वीपों या पूरे विश्व में एक साथ फैलने वाली बीमारी, है ना? जैसे कोविड-19 हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, तो ये याद रखना है। आप मेरे साथ रिवाइज़ फिर से करिए कि एन का मतलब समझिए कि एक छोटा क्षेत्र, एपी का मतलब समझिए एक बड़ा क्षेत्र, स्पोरेडिक का मतलब समझिए या स्पोरेडिक का मतलब समझिए आप कि एक झुंड में 1 या 2 जानवर का बीमार होना या फिर छितरी हुई अवस्था में बीमारी का पाया जाना, है ना? आई बात समझ में? इसके बाद पैंडेमिक की बात करते हैं, तो पैन का मतलब समझिए कि विश्व लेवल पे, भौगोलिक लेवल पे, एक देश से दूसरे देश पे बीमारी एक साथ फैलना, है ना? तो ये चीज़ को क्या करना है, याद रखना है, इनके उदाहरण को आपको क्या करना है, याद करना है। एफएमडी हो गया, रिंडरपिस्ट हो गया, ब्लैक क्वार्टर हो गया और एंथ्रेक्स हो गया, तो वो एंडेमिक के थे, तो आपको ऐसे याद रखना है। चलिए बात करते हैं संक्रमण अवधि के आधार पर, है ना? हम देखते हैं बीमारी। संक्रमण अवधि का मतलब क्या होता है सर, कि जैसे मान लीजिए कोई बीमारी है और जानवर में हो रही है, जानवर में हुई, तो उसकी अति तीव्रता कितने दिन तक रह सकती है? कितने दिन तक वह अपना प्रभाव दिखा सकता है? या फिर कितने दिन बाद वह खत्म होगा? है ना? तो इस चीज़ में हम क्या करते हैं, संक्रमण के अवधि के आधार पर हम बाँट देते हैं। जैसे बात करते हैं पर एक्यूट, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक। याद करने का तरीका बताता हूँ, आगे आपको याद रखना है पर एक्यूट, ऐसे लिख लेना है पर एक्यूट। अब क्या करना है, सेकंड में लिखना है पर को हटा के एक्यूट, इसके बाद सब एक्यूट, है ना? सब एक्यूट, इसके बाद होता है क्रोनिक डिसीज़, क्रोनिक। है ना? क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब दीर्घकाल, सब एक्यूट का मतलब उपतीव्र, एक्यूट का मतलब तीव्र, पर एक्यूट का मतलब अति तीव्र। तो पर का मतलब होता है अति, सब का मतलब होता है उप, है ना? बाकी सब तीनों में तीव्र-तीव्र ही है। तो कैसे याद रखना है कि देखो तीनों में तो तीव्र-तीव्र है, एक्यूट का मतलब तीव्र ही होता है ना? लेकिन हम आगे पढ़ेंगे अति तीव्र, फिर होता है तीव्र और फिर होता है उपतीव्र और इसके बाद होता है दीर्घकालिक, दीर्घकालिक को हम क्रोनिक डिसीज़ कहते हैं। चलिए बात करते हैं इसका अधिकतम दिन कितना होता है, अवधि कितनी होती है? तो पर एक्यूट डिसीज का संक्रमण अवधि अधिकतम 2 दिन का होता है और यह मुख्य बात करें इसकी तो यह अत्यंत तेजी से फैलता है। यह क्या करेगा? अत्यंत तेजी से फैलेगा। जैसे बात करते हैं गलघोंटू हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया जिसे कहते हैं। एक्यूट डिसीज होता है वह तीव्र होता है और 3 से 14 दिन का संक्रमण अवधि होता है। लक्षण स्पष्ट व गंभीर होते हैं। बात करते हैं तो उदाहरण हो गया एफएमडी और रिंडरपिस्ट। है ना? एफएमडी और रिंडरपेस्ट। फिर बात करते हैं सब एक्यूट डिसीज़ की, उपतीव्र 15 से 30 दिन का होता है इसकी अवधि और इसका जो मध्यम अवधि का संक्रमण है देखा जाए तो, है ना? यह मध्यम अवधि का संक्रमण है, ये थोड़ा-सा ये जो संक्रमण ड्यूरेशन है देखा जाए तो कहीं न कहीं 15 से 30 दिन में ही इसकी संक्रमितता देखने को मिलती है। जैसे बात करते हैं सब एक्यूट मास्टाइटिस, है ना? क्रोनिक डिसीज़ की बात करते हैं जिसे हम दीर्घकालिक भी कहते हैं। यह 30 दिन का होता है या 30 से 1 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है। लंबे समय तक बनी रहने वाली क्या होती है, बीमारी होती है ना? उदाहरण की बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस और ब्रूसेलोसिस ये क्या करना है, आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं, अब देखिए हमने उत्पत्ति के आधार पर देख लिया, है ना? उत्पत्ति के आधार पर नहीं, संक्रमण अवधि के आधार पर देख लिया और प्रसारण के आधार पर हमने क्या किया है, देख लिया है। अब हम बात करेंगे संक्रामकता के आधार पर, है ना? संक्रामकता का मतलब ऐसा कि आखिर हम किस प्रकार से कोई बीमारी को प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसे बात करिए संक्रामक बीमारियाँ, छुआछूत बीमारियाँ यानी कि छुआछूत रोग और गैर संक्रामक बीमारियाँ यानी कि नॉन इन्फेक्शियस। देखिए इन्फेक्शियस का मतलब कहीं न कहीं ये जो बीमारी है, वह इन्फेक्शियस एजेंटों के द्वारा ही फैलेगी। इन्फेक्शियस एजेंटे को द्वारा ही क्या करेगी, यह बीमारी फैलेगी। मतलब सर क्या होता है, कैसे फैलेगी? जिसे हम हिंदी में क्या कह देते हैं, संक्रामक बीमारियाँ कह देते हैं। यानी कि ऐसी
ऐसी बीमारियाँ जो बॉडी के कॉन्टैक्ट में आने के बिना ही, है ना? यानी कि बॉडी टू बॉडी कॉन्टैक्ट में नहीं जा रहे हैं, तो पर भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। मतलब ये क्या हो रहा है सर? कैसे हो पा रहा है? तो जैसे बात करते हैं कि वायु के संपर्क में आ जाए, जीवित वाहक जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और बात करते हैं अपना जैसे कि मान लीजिए हम एनिमल को कोई बोल रहे हैं कि भैया एनिमल को खिला रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, है ना? हमारे आस-पास हैं यदि, तो वहाँ से फैल सकता है, तो वही क्या कह देते हैं जीवित वाहक। संक्रमित भोजन यानी कोई संक्रमण से ग्रसित जो भोजन है, जैसे मान लीजिए कि हमने पूरा हाइजीन का ध्यान नहीं रखा भोजन करने में और भोजन को हमने ढका भी नहीं, ऐसे ही रख दिया या फिर थोड़ा-सा भोजन खराब हो गया और हम पहचानने में कहीं न कहीं गलती कर दिया और उसे हम खा लिए, तो कहीं न कहीं बीमार हो जाएँगे। नॉन लिविंग वेक्टर का मतलब क्या होता है? यानी कि वो लिविंग नहीं है, जीवित नहीं है ना? तो आखिर ऐसे बीमारी कैसे फैल सकते हैं? तो ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ब्रूसेलोसिस हो गया और एफएमडी हो गया और भी बीमारियाँ हैं, बट मैंने 3 इसलिए रखा है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और यदि पूछे कि इनमें से संक्रामक बीमारियाँ कौन हैं? तो आपको क्या करना है? ऑप्शन में यदि टीबी और ब्रूसेलोसिस देता है, तो यही आंसर होंगे, है ना? चलिए बात करते हैं छुआछूत बीमारी। छुआछूत का मतलब समझिए कि एक प्रथा है ना, एक प्रथा है कि हमको मत छूना छुतिया हो जाएँगे, ऐसे बोलते हैं ना, छुतिया हो जाएँगे, हमको मत छूना। छुआछूत जिसे बोलते हैं कि यार आजकल के लोग कैसी अवधारणा में जी रहे हैं, छुआछूत की अवधारणा में जी रहे हैं, है ना? तो वही वाला छुआछूत कि इसमें क्या होता है बीमारी को फैलने के लिए कहीं न कहीं एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है। यानी कि बॉडी टू बॉडी बॉडी टू बॉडी यानी बॉडी टू बॉडी क्या हो जाए कनेक्ट हो जाए यानी कि कांटेक्ट में आ जाए, है ना? जैसे हमने रिंग रिंग वर्म हो गया फैमिली जैसे मान लीजिए कि हमने कोई किसी की तौलिया उपयोग कर दी और उस कहीं न कहीं उसे खुजली रही होगी या फिर रिंग वर्म से रिलेटेड कोई बीमारियाँ रही होंगी, है ना? और उसका उपयोग हम कर दें तो कहीं-कहीं हाँ, कहीं न कहीं हमको भी रिंग वर्म से होने वाली बीमारियाँ हो जाएँगी। ये रिंग रिंग वर्म है ना? ट्राइकोफाइटोन, माइकोफाइटोन ये सब चीज़ें होते हैं, है ना? तो हमारे कहने का मतलब ये है कि सीधे शरीर के संपर्क में आने से फैलने वाले बीमारी छुआछूत या कंटेजियस बीमारी होती हैं और जो बिना सीधे संपर्क में आए हुए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए, वो संक्रामक बीमारियाँ हो जाती हैं और जो एक से दूसरे जानवर में नहीं फैले, वह क्या हो जाती हैं, गैर संक्रामक होती हैं। यानी कि आप चाहे हाथ मिला लो और चाहे आप उसके पास जाके छींक दो, उसके पास बीमारियाँ नहीं फैलेंगी। क्यों? क्योंकि यह बीमारियाँ मेटाबॉलिक रोग भी हो सकते हैं, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियाँ भी हो सकती हैं, खनिज की कमी और कैंसर कैंसर जैसे बीमारियाँ क्या आप छींक दोगे तो इसलिए हो जाएगा? नहीं होगा। डायबिटीज़ की बात करते हैं, डायबिटीज़ भी नहीं होगा। तो गैर संक्रामक बीमारियाँ यानी नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ जो इन्फेक्शन के द्वारा फैलता ही नहीं, है ना? कहीं न कहीं हम ही अर्जित करते हैं, कहीं विटामिन की कमी हो जाए या फिर कैंसर हो जाए, डायबिटीज़ हो जाए, कैंसर जनिक जो सेल होती है ना, ऑन्कोजीन में डिस्टर्बेंस आ जाए तो कैंसर हो जाता है, तो क्या वो दूसरा दे रहा है? नहीं, हमारे अंदर ही ये सब प्रक्रियाएँ चल रही हैं, है ना? अब बात करते हैं, हमने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखा है। चलिए बात करते हैं कि सभी कंटेजियस यानी कि छुआ-छूत की जो बीमारियाँ होती हैं, वह संक्रामक हो सकती हैं, संक्रामक होती हैं, जबकि सभी संक्रामक बीमारियाँ कंटेजियस नहीं होती। ऐसे देखा जाए तो क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। अन्य महत्वपूर्ण बीमारियाँ की बात करते हैं कि कैसे फैलती हैं, हम बात करेंगे इसका उत्पत्ति के आधार पर देख लेते हैं, है ना? या अन्य महत्वपूर्ण की बात कर लें, बिंदु हमने लिखा है कि जैसे बात करिए जन्मजात हो गया, वंशानुगत हो गया, ज़ूनोटिक बीमारी के उसमें आ गया और हमारा कल का टॉपिक है ज़ूनोटिक रोगों का वर्गीकरण। ज़ूनोटिक रोगों के वर्गीकरण में जितने हार्ड लेवल के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, करूँगा। आप आपका भाई के साथ सिर्फ़ प्यार होना चाहिए, है ना? है ना? यानी कि मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है। आप देखा जाए तो इस इंस्टीट्यूट से आप जितना लगाव रखेंगे, मेरा उतना ही मोटिवेशन कहीं न कहीं तेज़ होगा और मैं उतना ही खतरनाक लेवल से वर्क करूँगा। करते रहूँगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका भाई जब तक ज़िंदा है, जिस दिन यूट्यूब में इस इंस्टीट्यूट का वीडियो आना बंद हो जाए, समझ लीजिएगा कि सर निकल लिए हैं भैया। ठीक है? तो ऐसा है। चलिए बात करते हैं कि जन्मजात दोष कॉन्जेनाइटल है ना? अनुचित भ्रूणीय विकास की वजह से जन्म के समय देखी जाने वाली बीमारी। कहने का मतलब ये है कि यदि आप में भ्रूणीय डिसबैलेंस आ गया है, मतलब कहने का कि जो भ्रूण है वो
अविकसित हो गया या फिर उसके विकास में कहीं न कहीं कमी रह गई। अब मैं बताता हूँ विकास में कमी कैसे रह गई कि जैसे मान लीजिए एट्रेसिया इनाई का मतलब ये होता है कि जो पशु का एनस होगा ना वो बंद होगा, खुला नहीं होगा, बंद होगा। जो पशु का जो एनस होगा वो बंद होगा, तो कहीं न कहीं भ्रूण का विकास में कमी रह गई कि नहीं रह गई? फिर हम क्या करते हैं, जाते हैं भैया चीरा लगाते हैं उस एरिया पे और वो क्या होता है फिर ओपन होता है, तो एट्रेसिया इनाई फ्री मार्टिन की बात करते हैं और व्हाइट हीपर डिसीज की बात करते हैं, तो ये जन्मजात दोष में आती है, जन्मजात कॉन्जेनाइटल। आपको फिर से कैसे याद रखना है कि कॉन्जेनाइटल यानी जन्मजात यानी जन्म के समय ही देखी जाने वाली बीमारी, है ना? उसमें ना तो माँ का कोई रोल है और ना ही बाहरी एजेंटों का। रोल वहाँ किसका है? भ्रूणीय विकास का। भ्रूणीय विकास में कमी के कारण क्या हो जाना या फिर अनुचित भ्रूणीय विकास होने के कारण क्या होना बीमारियाँ देखे जाना, है ना? फिर बात करते हैं वंशानुगत हेरिडिटी। वंशानुगत का मतलब जो वंश से बीमारी प्राप्त हो रही है। वंशानुगत मतलब वंश से, यानी मेरे मम्मी-पापा को कोई बीमारी रही होगी, फिर मैं जब जन्म लिया ना तो कहीं न कहीं उनसे मेरे में आ गई कोई बीमारी। जैसे कि मान लो मेरे पापा को यदि वर्णांधता था तो मेरे में आ गई या फिर हीमोफीलिया मेरे मम्मी को था तो वो मेरे में आ गया। तो ये कहलाते हैं वंशानुगत रोग, यानी कि वंश से वंश यानी कि पीढ़ी से पीढ़ी क्या होना, ट्रांसमिट होना। माता-पिता से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी फैलने वाले आनुवांशिक रोग, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, और इसके भी होने के चांसेस सिर्फ 50% होते हैं। जैसे कि मैं हूँ मैं हूँ और मेरे को क्या है वर्णांधता है और जो मेरी अ, रहा नहीं जाता तड़प जैसे, है ना? तो 2 बात करते हैं जो भी सुंदर कन्या होगी, है ना? अब जैसे मान लो मैं वर्णांधता से ग्रसित हूँ और वो लेकिन वो सामान्य है, क्या है वो सामान्य है। तो जब आगे आने वाली जो संतति है, तो उसमें क्या सर वर्णांधता 100% जाएगा, है ना? 100% जाएगा या क्या ग्रसित रहेगा पूरी तरह से या फिर वो ट्रांसमिशन का कार्य करेगा? तो देखो इसमें 50% के चांसेस बनते हैं, जा भी सकता है, जा भी नहीं सकता, है ना? ऐसा नहीं है कि व्यक्ति वर्णांध है तो उसका लड़का भी वर्णांध ही पैदा होगा, ऐसा नहीं, हो भी सकता है और हो भी नहीं सकता, 50-50% का चांसेस रहते हैं। बात करते हैं ज़ूनोटिक बीमारी। ज़ूनोटिक बीमारी का मतलब होता है जानवरों से मानव में या मानव से जानवरों में फैलने वाली बीमारी, जैसे कि बात करते हैं रेबीज़ हो गया, एंथ्रेक्स हो गया और ब्रूसेलोसिस हो गया, है ना? उपचार की बात करते हैं, इसका उपचार क्या हो सकता है सर? तो उपचार के आखिर देखिए कोई भी बीमारी होती है तो हम उपचार करते हैं और उपचार भी कई प्रकार से कर सकते हैं, उपचार के भी पार्ट हैं, है ना? उपचार के भी प्रकार होते हैं, जैसे कि बात करते हैं सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब समझिए इस चीज़ को कि सिम्प्टोमेटिक यानी कि सिम्पटम्स मतलब लक्षण, यानी कि आप बीमारी को ट्रीट करने गए, पशु को ट्रीट करने गए और उसके डायरेक्ट लक्षणों के आधार पर बीमारी का इलाज कर दिया। यानी कि आपको लक्षण देखते ही बीमारी का पता चल गया और आप क्या कर दिए, इलाज कर दिए। तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि लक्षणों के आधार पर बीमारियों का उपचार करना क्या कहलाता है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहलाता है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक का मतलब आगे समझिए कि आखिर क्या होता है, विशिष्ट। क्या होता है? विशिष्ट। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? विशिष्ट लिख लीजिए। स्पेसिफिक का मतलब होगा विशिष्ट, यानी कि विशिष्ट बीमारी का विशिष्ट रूप से इलाज करना। विशिष्ट बीमारी का विशिष्ट रूप से इलाज करना। यानी कि जैसे बात करते हैं कि मिल्क फीवर में कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन देना, विषाक्तता में एंटीडोट का इंजेक्शन देना। हमें पता है कि यदि किसी चीज़ का विषाक्तता किसी भी चीज़ का विषाक्तता हो गई है, टॉक्सिसिटी हो गई है, तो हमें एंटीडोट ही देना है ना? तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो गया। मिल्क फीवर यदि है तो हमें बिना कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन दिए बिना हम बीमारी की इलाज नहीं कर सकते। हमें कन्फर्म पता है। स्पेसिफिक है ट्रीटमेंट उसका कि हमें कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन देना ही है। तो विशिष्ट बीमारियों में लक्षित उपचार करना ही क्या कहलाता है, अपना स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कहलाता है। वहीं बात करते हैं पैलिएटिव ट्रीटमेंट की। पैलिएटिव ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है भैया कि ऐसा कोई बीमारी हो गया हो जो ना ठीक होने वाला हो, है ना? और लेकिन हम पशु मालिक के बोध लगाने के लिए या फिर जो पशु की उम्र है उसे बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं।
तो जैसे असाध्य बीमारी हो गई, यानी कि ऐसी बीमारी जिसे हम साध ही नहीं सकते, यानी कि ऐसी बीमारी हम जिसका पूर्ण रूप से इलाज नहीं कर सकते, उस बीमारी को ठीक ही नहीं कर सकते, है ना? इस केस में जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसे हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट कहते हैं। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भैया आप ऐसी कौन-सी ट्रीटमेंट का प्रकार है जिसमें पशु मालिक के बोध लगाने के लिए करते हैं, तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट है, आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं एम्पिरिकल ट्रीटमेंट क्या होता है? एम्पिरिकल ट्रीटमेंट का मतलब होगा भैया कि चिकित्सक के लंबे व्यावहारिक अनुभव के आधार पर, है ना? जैसे कि मान लीजिए मैं बहुत पुराना डॉक्टर हो गया, तो कहीं न कहीं मैं इतने केसों से तो मैं गुज़रा रहूँगा कि भाई मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। जैसे बात करते हैं मिल्क फीवर के उपचार में आयन में हवा भरना, है ना? आयन में हवा भरना, हवा भर के, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। प्रोफाइलाइटिक ट्रीटमेंट क्या होता है सर? तो यह बचाव ही उपचार है, यानी कि हम ऐसा करें कि कोई बीमारी यदि हो गई हो, तो उसे ठीक करने के लिए अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने आप को संक्रमण रहित रखें, है ना? संक्रमित चीज़ों से दूर रहें, अपने आप को यानी कि सेफ्टी दें, है ना? जैसे बात करते हैं टीकाकरण हो गया, कोई बीमारी से बचने के लिए हम टीकाकरण करें और बात करते हैं आइसोलेशन करें, क्वारंटाइन करें, तो ये क्या कहलाता है प्रोफाइलैटिक ट्रीटमेंट। फिर बात करते हैं कि आखिर आखिर क्विक रिवीजन क्या हो सकता है ना? क्विक रिवीजन में आपको याद रखना है कि भैया एपिजूटिक और पैनजूटिक। एपिजूटिक बड़े क्षेत्र के लिए होता है, पैनजूटिक विश्व महाद्वीपों के लिए होता है और स्पोरेडिक छितरे-बितरे बीमारियों के लिए होता है ना? यह हार्ड में या फिर झुंड में बीमारी का 1 से 2 जानवरों में देखा जाना और ऐसा टिटनेस के केस में हो सकता है ना? एंडेमिक का मतलब मैंने बताया कि एंड का मतलब होता है छोटे क्षेत्र यानी छोटे क्षेत्र में लंबे समय से बीमार पशु, है ना? तो ऐसी बीमारी। संक्रमण अवधि पर एक्यूट, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक ये याद रखना है। ज़ूनोटिक पशु से मनुष्यों में होने वाले जैसे रेबीज़ हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, है ना? तो धन्यवाद दोस्तों और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप समझ पाए होंगे। मैंने बेहतर प्रयास किया है, अपना 100% दिया है और आई होप कि आप भी दिए होंगे, है ना? तो बस आप मेरे साथ लगे रहिए, मेहनत करते रहिए मेरे साथ, कहीं न कहीं अपन अपन ज़रूर सक्सेस होंगे, ठीक है? तैयारी इस लेवल का करिए और ये काम भी अपने ऊपर इस लेवल का करिए कि सामने वाला व्यक्ति भी समझे यार, व्यक्ति बदल बहुत गया है ना? व्यक्ति बदल बहुत गया है। ठीक है? और वो सोचे ना सोचे हमें फ़र्क ही क्या पड़ेगा? अपन तो अपने ऊपर मेहनत करते हैं, भैया तेरे को जो करना है कर। अपन तो अपने अंदर ही खुश हैं, है ना? तो टेंशन नहीं लेने का जीवन में। समझ नहीं आता आप बताएँ मेरे से, लेकिन टेंशन लेके नहीं बैठना सर समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्या करूँ? है ना? और आपको बता दूँ यूनिवर्सिटी के लिए नहीं आप अपनी खुद के लिए पढ़िए, आप खुद अपने नॉलेज के लिए पढ़िए और देखा जाए तो आगे आने वाला जो भी आपका अचीवर पॉइंट है उसके लिए पढ़िए, है ना? इतना पढ़िए कि ये सब्जेक्ट को आप पढ़ा सको। ठीक है? यदि कहीं आपकी जॉब ना लगे, तो आप खुद का पढ़ा सको, कोचिंग खोल सको, है ना? कहीं बड़े इंस्टीट्यूट में जाके आप पढ़ा सको, है ना? आपको लगना चाहिए कि मैंने खूब मेहनत किया है ना? तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम ऐसे ही बेट विजन इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें। धन्यवाद।